अभी तक हमने किया कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में ब्रांच स्टॉक क्या होता है। ब्रांच स्टॉक ना हमारा सबसे मेजर अकाउंट होता है, चाहे डेटर सिस्टम की बात करें या स्टॉक एंड डेटर सिस्टम की बात करें, ब्रांच स्टॉक मेजर अकाउंट होता है। ब्रांच स्टॉक के बाद हमारे जो भी अकाउंट्स हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं, जैसे कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये नहीं किया था ना हमने? नहीं। ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या होगा, सबका रिवर्स यानी कि सबकी लोडिंग वाला पोर्शन आ जाएगा। सबकी लोडिंग वाला पोर्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखा तो ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व में आ गया, ये क्या हो गई, लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक। फिर डेबिट में क्या होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो जो हमारी गुड्स सेंड टू ब्रांच है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसमें कौन सी आएगी, जो लोडिंग ऑफ नेट गुड्स सेंड। नेट का मतलब क्या हुआ, हाँ, जितने हमने गुड्स भेजे उसमें से रिटर्न्स माइनस कर देंगे तो ये नेट गुड्स सेंड आ जाएगा। इसमें अगर कई बार क्या होता है, फ्लो में ना जो डेबिट में गुड्स सेंड टू ब्रांच है हम उसकी लोडिंग यहाँ लिख देते हैं रिटर्न माइनस किए बिना, तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। डेबिट में लिख दो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग ऑफ गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, मतलब अल्टीमेट इफेक्ट तो वही आना है, तो इतना कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर जो भी हमारा सरप्लस था बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जो हमारा सरप्लस आया था वो हमने लिख दिया। कहने का मतलब यह है कि जो भी ब्रांच स्टॉक के डेबिट में आइटम्स हैं उसमें अगर लोडिंग वाला पोर्शन है तो वो आ गया और अदरवाइज जो सरप्लस है वो आ गया। अब ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में क्या क्या आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस, लोडिंग ऑफ या तो एबनॉर्मल लॉस या शॉर्टेज। एबनॉर्मल लॉस या शॉर्टेज है उसकी लोडिंग यहां आ जाएगी, और नॉर्मल लॉस तो पूरा का पूरा आ गया था, नॉर्मल लॉस तो पूरा का पूरा ही आ गया ना। फिर स्टॉक रिजर्व आ गया, स्टॉक रिजर्व में लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया, ठीक है। अगर किसी भी तरह के कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, वेजेस वगैरह, वेजेस या लाइटिंग, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ आ गए, बिल्कुल डायरेक्ट जो प्रोडक्शन से रिलेट कर रहे हैं। और वो बहुत रेयरली होगा क्योंकि जनरली ब्रांच में प्रोडक्शन नहीं होती है, प्रोडक्शन हेड ऑफिस ही करता है, तो वो अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने ट्रेडिंग में डाल देता है। बट इन अ वेरी रेयर केस अगर ऐसा हो गया है कि कोई ब्रांच है, उस ब्रांच में भी प्रोडक्शन हो रही है, तो उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे। और फिर ये चला जाएगा ब्रांच प्रॉफिट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। शॉर्टेज भी डेबिट साइड ही आएगी, शॉर्टेज भी, हाँ, यही एबनॉर्मल लॉस या शॉर्टेज, अच्छा ठीक है, दोनों यही आएंगे। और यहाँ पे वही ग्रॉस लॉस कैसे भी लिख सकते हो, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू ब्रांच P&L अकाउंट, तो या तो ये वाली फिगर आएगी या फिर ये वाली फिगर आएगी, दोनों में से कोई एक फिगर आएगी। लिखने का तरीका दोनों में से कोई भी ले सकते हो, तुम ये भी ले सकते हो कि ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच P&L अकाउंट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ये डायरेक्ट ब्रांच P&L लिख के ब्रैकेट में लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट, और ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया।
अब अगर ब्रांच पी एंड एल बनाते हैं तो ब्रांच पी एंड एल में बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट, अगर ग्रॉस लॉस है तो, और जितने भी ब्रांच एक्सपेंसेस हैं, अगर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट अलग से बनाया है तो उसका बैलेंस आ जाएगा, और नहीं तो जितने भी ब्रांच एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहाँ लाइन से आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, पेटी एक्सपेंसेस हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए, डिस्काउंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब या तो तुम यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंसेस में लाइन से लिख लो, या फिर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बना के यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस टू सैलरीज, रेंट, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, ये सारा मिला के बाय ब्रांच पी एंड एल में ट्रांसफ़र कर दो, और फिर ब्रांच पी एंड एल से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, पहला हम ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएं, उसमें सारे एक्सपेंसेस लाइन से लिखें और बाय पी एंड एल में डाल दें, और फिर पी एंड एल को एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दें। दूसरा, अगर हम इस अकाउंट को नहीं बना रहे तो सारे एक्सपेंसेस यहाँ लाइन से लिखना शुरू कर दें, सैलरीज, रेंट, टू सैलरीज, टू रेंट, टू पेटी एक्सपेंसेस, टू बैड डेब्ट, सब लाइन से लिखना शुरू कर दें। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा? ब्रांच पी एंड एल में और क्या क्या आएगा? ब्रांच पी एंड एल में एक्सपेंसेस आ गया, एडजस्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ गया, और ब्रांच स्टॉक जो हमारा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस या शॉर्टेज था वो आ गया। ठीक है, इनकम यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि इनकम तो तुम देखो ना, तुमने ब्रांच स्टॉक बनाया तो उसमें तुमने सेल्स दिखा दी ना सेलिंग प्राइस पे। जब तुमने सेल्स दिखाई थी तो ब्रांच स्टॉक में दिखा दी, क्योंकि एडजस्टमेंट वहां पर हो गई सारी। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? यहाँ पे प्रॉफिट आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट्स के थ्रू, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद तुम्हारा यहाँ पर ब्रांच कैश, अगर कोई भी प्रोसीड्स फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, अगर किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो तुमने जो ब्रांच स्टॉक की लोडिंग थी वो लोडिंग वाला पोर्शन यहाँ एडजस्टमेंट में डाल दिया ना, तो एडजस्टमेंट में डाला तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ गया ना। यही ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस लॉस, ये तुम्हारा यहाँ आ गया, तो यहीं से अब नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल अकाउंट, या फिर नेट लॉस ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। जो वो वाला अकाउंट बुक्स टू ब्रांच, उसको कॉस्ट बना देते, तो अगर पूरे को इनवॉइस प्राइस भी बना दिया तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि हमने जो सेल्स दिखाई हैं फिर हमें वहां पे उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मतलब अगर तुम गुड्स सेंड टू ब्रांच को इनवॉइस पे बना देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड ऑफिस को फिर उन गुड्स सेंड टू ब्रांच का आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो नहीं ले सकते ना। मतलब आप वो प्रॉफिट, मान लो मैंने अपना सामान तुझे भेजा तो मैं उस प्रॉफिट में तेरे ब्रांच से अर्न किया हुआ प्रॉफिट अपने यहाँ दिखा सकती हूँ, बट मैं तुझसे अर्न किया हुआ प्रॉफिट तो नहीं दिखा सकती। नहीं, मैं तुझसे क्या प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, वो तो इंटरनल मामला हो गया ना, तो वो तो एक तरह से विंडो ड्रेसिंग हो गई। बैलेंसिंग फिगर तो सेम ही है। कौन सी बैलेंसिंग फिगर?
जो भी गुड्स सेंट टू ब्रांच क्यों सेम आएगी? फिर वो बैलेंसिंग फिगर इन्फ्लेटेड आएगी ना, इनवॉइस प्राइस पे आएगी ना, अच्छा तो वो तो डिफरेंट आएगी ना, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे छोटे छोटे अकाउंट्स हो गए, ये नोट डाउन हो गया। हाँ बस ये थोड़ा सा कर ले, फिर मैं डेटर्स का बताती हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट या नॉर्मली जो हम लोग डेटर्स अकाउंट बनाते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है भाई, बेसिक नेचर तो डेटर्स की सेम ही रहनी है ना, तो उसमें तो क्या डिफरेंस होगा। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। डेटर्स अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज कैसे होगा, क्या रीजंस होंगे जिनसे इंक्रीज होगा? सेल्स, क्रेडिट सेल्स होने से, तो टू ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स और टू सॉरी ब्रांच स्टॉक, सॉरी हाँ ब्रांच डेटर्स में डेटर्स का नाम थोड़ा ना आएगा। ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट सेल्स के लिए हो गया जो हमने स्टॉक में क्रेडिट साइड पे डाला था, और टू बिल्स रिसीवेबल जब हमारे डिसऑनर हो गए, डिसऑनरिंग ऑफ बीआर, अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गए तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आ गया, ठीक है, ये आ गया। ये तो दो रीजन है जिसकी वजह से डेटर्स इंक्रीज होंगे। अब कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से डेटर्स डिक्रीज होंगे? एक तो ब्रांच कैश, जिसमें हमने कैश पेड टू ब्रांच हो गया, मतलब डेटर्स ने ब्रांच को कैश पे कर दिया। बाय बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जब हमने इशू किए तो बाय बिल्स रिसीवेबल। बाय कैश, ये कौन सा कैश है? जो डेटर्स डायरेक्टली पेड टू हेड ऑफिस, ठीक है। बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये क्या अमाउंट आएगा? रिटर्न्स होंगे। हाँ, ये जो रिटर्न किसको हो रहे हैं, हेड ऑफिस को या उसको ब्रांच को? ब्रांच को। हाँ, ये वो अमाउंट हो गया जो कि रिटर्न टू ब्रांच है। ये रिटर्न टू ब्रांच हो गया। और बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, इसमें कौन सा क्या अमाउंट आएगा? जो डेटर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न किया, रिटर्न टू हेड ऑफिस डायरेक्टली। फिर बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय बैड डेब्ट्स, और फिर बाय बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो ये हमारा ब्रांच डेटर्स है जो नॉर्मल डेटर्स के जैसा ही है। और फिर लास्ट में जो छोटा सा एक अकाउंट बचा वो बचा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब तुम देखो गुड्स सेंट टू ब्रांच में यहां पर आ गया बाय ब्रांच स्टॉक। ये कौन सा है? जितने हमने गुड्स भेजे। फिर ये
टू ब्रांच स्टॉक, जितने रिटर्न किए, मतलब ये तो लास्ट में वही बन गया ना जो कि हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट, ये हमारी लोडिंग। अब देखो ये कॉस्ट पे बनने के बावजूद इसमें लोडिंग हम शो कर रहे हैं, ठीक है, लोडिंग ऑफ नेट गुड्स सेंट। और फिर वो जो टू ब्रांच स्टॉक रहा वो तो सेलिंग पे हो गया होगा ना? हाँ, सब इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस पे था ना, तो उसका हमने लोडिंग अलग से दिखा दी ना, लोडिंग अलग से हटा दी। तो परचेजेस या ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि हम अलग से लोडिंग नहीं हटानी पड़ेगी। हाँ हाँ, अगर कॉस्ट पे दिखाएंगे तो, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, अगर हम इसको कॉस्ट पे दिखा देंगे तो फिर वो डबल एंट्री कैसे न्यूट्रलाइज होगी भाई? वो डबल एंट्री क्यों होगी? ब्रांच स्टॉक में हम इनवॉइस पे दिखा रहे हैं, फिर हम एडजस्टमेंट में उसकी लोडिंग दिखा रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली यहाँ कॉस्ट पे दिखा देंगे तो फिर वो उधर से कैसे जस्टिफाई करेंगे एंट्री को, हम जर्नल एंट्री को जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो हमें जर्नल एंट्री को भी तो जस्टिफाई करना ज़रूरी है ना। अभी जब हम डेटर्स मेथड करेंगे तो डेटर्स में हमारे लिए पॉसिबल है करना, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे अकाउंट्स बन गए। अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ, ये नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। कर लिया? मैंने क्वेश्चन भेजा है, उसे जरा देखो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Kani Limited sent goods to its Madras branch at cost plus 25%. Following particulars in respect to branch for the year ended is this: opening stock है, loss in transit, pilferage at invoice price recovered from insurance company, closing stock at cost, expenses और sales। ठीक है, लाइन से बनाना शुरू करते हैं। हमें इन्होंने कहा प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टू बैलेंस बीडी कितना है? एट कॉस्ट टू ब्रांच। अब इसमें डिफरेंस समझ में आया? कॉस्ट टू ब्रांच और नहीं, कॉस्ट टू ब्रांच का मतलब हुआ कि ब्रांच को इतने की कॉस्ट पड़ी, मतलब ये इनवॉइस प्राइस पे है। इसका मतलब ये इनवॉइस प्राइस पे ही है, क्योंकि ब्रांच के लिए तो ये कॉस्ट ही है ना। ये बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, अगर यहाँ पे एट कॉस्ट टू ब्रांच ना लिख के ये मेंशन होता कि एट कॉस्ट, तो हम क्या करते? 25% ऐड करते, लेकिन अब नहीं करेंगे। ये हो गया लॉस इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस। लॉस इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस मतलब हम बाय ब्रांच एडजस्टमेंट और बाय ब्रांच P&L अकाउंट कितना डालेंगे? 15,000 का। अगर कॉस्ट 100 है, लोडिंग 25 है, तो ये 125 हो गया। यानी कि इसमें इसमें वैल्यू आएगी 15,000 इंटू 25 अपॉन 125, 3,000। यानी कि बाय ब्रांच P&L। ये ध्यान रखना, तुम्हें हमेशा पूरा पूरा लिखना है। और यहाँ पे मद्रास ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखना है, ठीक है। फिर लॉस इन ट्रांसिट हो गया। पिलफ्रेज एट इनवॉइस प्राइस, सेम पिलफ्रेज का भी करोगे 6,000 का। बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 6,000 इंटू 25 अपॉन 125 कितना हो गया? 1200। और बाय ब्रांच
P&L अकाउंट 4800। ठीक है। नेक्स्ट आइटम रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमने डाल दिया, एक्सपेंसेस डाल दी, सेल्स डाल दी। अब क्योंकि हमें सेल्स का नहीं पता कि ये क्रेडिट सेल्स है या कैश सेल्स है, तो हम इसको ब्रांच कैश ऑब्लिक डेटर्स लिख देंगे, बिकॉज वी आर नॉट क्लियर अबाउट दिस। ठीक है। और इसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि हमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत हो, और इन्होंने मांगा भी नहीं है हमसे। इन्होंने हमसे सिंपली ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच P&L एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच मांगा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच कैश और डेटर्स अकाउंट। दूसरा, अगर तुमने ब्रांच कैश लिख दिया सिर्फ, या ब्रांच डेटर्स लिख दिया, कटिंग मत करना, एक नीचे एजम्पशन लिख देना, इस पे स्टार मार्क लिख के हैशटैग बना के एक लिखना है सिर्फ पॉइंट कि इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल सेल्स आर इन कैश और इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल सेल्स आर इन क्रेडिट। ठीक है। अगर तुमने इन दोनों में से कोई एक लिखा तो कटिंग्स अवॉइड करो, क्योंकि कटिंग तो बहुत बड़ा गुनाह है। अब तो तुम बिल्कुल प्रोफेशन में आ गए हो, तो एक CA ने अगर कटिंग या ओवर राइटिंग करी तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब आपने घपलेबाजी की है। तो अवॉइड करो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि पूरा गलत हो रहा है, कुछ ज़्यादा कटिंग्स हो रही हैं, तो अपनी स्पीड को इतना, मतलब ये तेरा टारगेट रखना है तुझे कि अपने हर पेपर को तुझे 2 घंटे में कंप्लीट करने का टारगेट रखना है। कारण क्या है कि अगर कहीं ज़्यादा कटिंग्स हो तो तेरे पास इतना टाइम रहना चाहिए कि तुझे दोबारा करना। तो स्पीड, अभी तो सिलेबस वाले स्टेज पे चल रहा है, जब स्पीड पर आए तो अपनी स्पीड 2 घंटे पे लेकर आनी है। ठीक है। अब यहाँ पर ये सारा हो गया, एक्सपेंसेस हम दिखाएंगे नहीं। गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना है ये हमें दिया नहीं हुआ, लेकिन हमें क्योंकि ब्रांच अकाउंट की सारी फिगर्स दी हुई हैं, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। कैलकुलेटर, अभी तक जब तक 12th में होते हो तो तुम्हें कैलकुलेटर यूज़ करने को मना किया था, अब प्रैक्टिस ही कैलकुलेटर पे करो, क्योंकि वो भी हाथ सेट नहीं होता, और फ़ोन वाला कैलकुलेटर नहीं, अपना नॉर्मल डिजिटल कैलकुलेटर। टोटल कितना आ रहा है इधर का? 12 लाख बैलेंस करी भी है ना 40 का। हाँ, मतलब तूने 1240 तो 1280 हो गया ना, 1280, उसमें से 80 माइनस हो गया तो 12 लाख। ये बन गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या क्या आएगा? बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब इसकी लोडिंग कैसे आएगी? 12,25 अपॉन 125 आएगी ना लोडिंग। ऊपर गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्ट, ये बैलेंसिंग फिगर आई, ये वो गुड्स है जो हमने रिसीव करे होंगे ब्रांच ने। हाँ, अब हमें यहाँ पे इन ट्रांजिट के लिए कुछ नहीं बोला ना, तो हमारे लिए वो बड़ा इमैटेरियल है। ये आ जाएगा और एक आ जाएगा स्टॉक रिजर्व, कितने का? 80,000 इंटू 25 अपॉन 125। यहाँ क्या क्या आ जाएगा? ये देखो, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच स्टॉक 3,000, ब्रांच स्टॉक 1200, टू स्टॉक रिजर्व 40,000 इंटू 25 अपॉन 125।
ठीक है। एंड मेक इट अ हैबिट कि यहाँ पे लिख लो, जैसे कि ये ट्रांजिट वाला लॉस है, ये पिलफरेज है, इस तरह से लिख लो। कितना कितना आ गया? 12 लाख का 125, 12 इंटू 1/5 कितना आ गया? 2,40,000। और ये 16,000 आ रहा है। और इसका स्टॉक रिजर्व 8,000 आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? कितना आ रहा है? तीसरा अकाउंट ब्रांच, टू लाख 43,800। टोटल इसका आ गया 256 आ रहा है। अब यहां से ये आ गया बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट 243,800। यहाँ पे कौन कौन सी फिगर्स आएंगी? अब इसमें दिया हुआ है रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस इन ट्रांजिट, ब्रांच कैश 10,000। फिर हमें दिया हुए थे एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस 60,000। ये पार्ट दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये पार्ट दिख नहीं रहा है, एक मिनट। ब्रांच एक्सपेंसेस आ गए बस, और वो आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, टू ब्रांच स्टॉक जो लॉस इन ट्रांजिट था। फिर पिलफरेज वाला आ गया, ये वाला 4,800। बस, और तो कोई आइटम इसमें बची नहीं है। यहाँ पे लिख दोगे कॉस्ट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, कॉस्ट ऑफ लॉस इन प्रिविलेज, और टू नेट प्रॉफिट ही आ रहा है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। फोर्थ, प्रॉफिट ना, हाँ, टोटल टू 253,800। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच में तो बहुत थोड़ी सी चीजें आएंगी। बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 12 लाख, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लोडिंग आ गई, कितनी थी? 2,40,000। और टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना आ गया? 9,60,000।
फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन और देती हूँ, वो ट्राई करना। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.